नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अनुराग पाठक द्वारा लिखी गई बेस्ट सेलर किताब ट्वेल्थ फेल की। दोस्तों, यह शून्य से शिखर तक की कहानी है एक ट्वेल्थ फेल आईपीएस अफसर की। लेखक अनुराग पाठक ने बड़ी बेहतरीन तरीके से आईपीएस मनोज शर्मा के तैयारी के दिनों का वर्णन किया है। एक लड़का जिसने पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने कस्बे के चौराहे पर टेम्पो चलाने का फैसला कर लिया था, उसे कहाँ से ऐसा मोटिवेशन मिला कि एक दिन वो देश की सबसे बड़ी परीक्षा को पास कर गया। यह किताब मनोज कुमार शर्मा के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को दर्शाती है। दोस्तों, ये वीडियो का 8वां पार्ट है। इस वीडियो के बाकी सभी पार्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यार की तलाश में 1000 किलोमीटर दूर आए मनोज को अब अपनी पढ़ाई का रिपोर्ट कार्ड श्रद्धा को देना था। उसके जीवन की असफलताओं की लंबी श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ गई थी। मनोज ने श्रद्धा से कहा, मैंने मेंस पूरा नहीं दिया, इंग्लिश कंपलसरी पेपर में ऐसे गलत लिख दिया था। मनोज ने झिझकते हुए अपने अधूरे एग्जाम की कहानी श्रद्धा को कह सुनाई। श्रद्धा कुछ देर खामोश रही। फिर श्रद्धा ने मनोज को समझाते हुए कहा, मनोज, इस समय तुम्हें पढ़ाई के अलावा कुछ भी दिमाग में नहीं लाना चाहिए। बहुत मुश्किल से मुख्य परीक्षा देने को मिलती है और वह तुमने अधूरी छोड़ दी। अपनी उन कमियों को दूर करने की जगह तुम यहाँ अल्मोड़ा बेकार की बातों को अपने दिमाग में लिए चले आए। क्या इस तरीके से तुम कभी एग्जाम में सफल हो पाओगे? तुम ही बताओ। मनोज कहना तो चाहता था कि तुम एकदम सही कह रही हो, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। वह चुपचाप फोन पर श्रद्धा को केवल सुनता रहा। लेकिन श्रद्धा की बातों से उसे लग रहा था कि उसका रीता मन फिर से भरने लगा है। उस भरे मन में अब कहीं कोई भय या आशंका नहीं बची, न श्रद्धा के प्रति न अपनी सफलता के प्रति। मनोज जिस प्यार की तलाश में अल्मोड़ा आया था, वह प्यार तो उसे नहीं मिला, लेकिन प्यार की जगह उसे श्रद्धा की उम्मीद और भरोसा जरूर मिल गया था। इसी उम्मीद और पढ़ाई के संदेह को मन में बसाए वह वापस ग्वालियर आ गया। दूसरे अटेम्प्ट की आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में अब केवल 3 महीने बचे थे। मनोज ने अपने मन की बात डायरी में लिखी। मैं तुम्हारी उम्मीद को टूटने नहीं दूंगा। तुमने मुझे सही राह दिखाई है। यदि मैं अल्मोड़ा नहीं जाता तो शायद मुझे यह रास्ता भी दिखाई नहीं देता। अब मेहनत के दिन आ गए हैं। अब मुझे लगातार मेहनत करना चाहिए। एक दिन मनोज और पांडे ने यह तय किया कि वे दोनों आज लगातार शाम तक पढ़ेंगे। साथ के कमरों में अश्विन, नवनीत और गुप्ता भी पढ़ रहे थे। तभी पीली कोठी के नीचे के फोन बूथ पर योगिता का फोन आ गया। योगिता ने फोन पर कहा कि वह मिलने आ रही है। पांडे का दिन भर पढ़ने का विचार पीछे छूट गया। पांडे ने नहा धोकर तैयार हो गया और योगिता का इंतजार करने लगा। देखने के लिए सामने इतिहास की किताब खुली थी, लेकिन पांडे उस किताब में कुछ पढ़ नहीं रहा था। पांडे ने व्यर्थ खुली किताब को कष्ट देना बंद कर दिया और किताब बंद करके रख दी। पूरी दोपहर ऐसे ही इंतजार करते हुए उसकी कट गई, पर योगिता नहीं आई, नहीं पढ़ाई हुई। वह कभी छत पर जाता, कभी नीचे। वह पीली कोठी में योगिता के इंतजार में इधर उधर भटकता रहा। पांडे ने प्रेमिका के इंतजार का कठिन समय काटने के लिए दूसरे लड़कों के कमरे में ताक झांक शुरू की। अश्विन और नवनीत पढ़ाई कर रहे थे। उससे बात करने के मूड में कोई नहीं था। योगिता अभी तक नहीं आई थी। पांडे को अभी कुछ और वक्त बिताना था, इसीलिए वह नवनीत के कमरे में चला गया। पांडे को देखकर नवनीत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अर्थात नवनीत नहीं चाहता था कि पांडे वहां रहकर उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब करे। कुछ देर नवनीत का सपाट चेहरा बना रहा तो पांडे समझ गया कि नवनीत चाह रहा है कि पांडे वहां से चला जाए। पांडे अपने मन में नवनीत को गालियां देता हुआ उसके कमरे से बाहर चला गया। शाम 5 बजे योगिता आई। प्रेमी पांडे ने 4-5 घंटे बाद राहत की सांस ली। योगिता ने कहा, 20 तारीख को मेरी दीदी की शादी है। इतना कहकर योगिता ने शादी का एक कार्ड निकालकर पांडे के सामने टेबल पर रख दिया। योगिता ने मुस्कुराकर दोनों से कहा, आप दोनों शादी में जरूर आइए। इतना कहकर योगिता चली गई। 5 घंटे के इंतजार के बाद पांडे को अपनी प्रेमिका का 5 मिनट का साथ ही नसीब हुआ, पर 5 मिनट का साथ भी विरही प्रेमी को जीवित रखने के लिए पर्याप्त था। वह लंबी सांस लेकर पलंग पर लेट गया। यह सुख की सांस थी। उसने महसूस किया कि अब वह पढ़ सकता है। आईएएस की प्रीलिम्स के लिए अब माहौल सकारात्मक है।
उसने किताब उठा ली। 10 मिनट किताब पकड़े रहने के बाद पांडे ने योगिता की दीदी की शादी का कार्ड उठा लिया और उसे बहुत बारीकी से निहारता रहा। फिर उसकी इच्छा हुई कि अब टैप पर गाने सुने जाएं। उसने फिर से मोहब्बतें फिल्म का गाना लगा दिया। गाने की आवाज़ फुल थी। शायद पास के कमरे में नवनीत को इस गाने से पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा था। नवनीत ने आकर मनोज से कहा, मनोज गाने की आवाज़ कम कर दो। मनोज ने गाने की आवाज़ कम कर दी। नवनीत मनोज को धन्यवाद देकर वापस अपने कमरे में चला गया। पांडे ने उसके बाद नवनीत को मन भरकर गालियां दी। कुछ दिन बाद मनोज के पैसे खत्म हो गए थे। उसे पता चला कि पिता गांव आए हैं, तो वह पिता से मिलने और आगे की पढ़ाई के लिए पैसे लेने गांव चला गया। बस से उतरते ही पुलिया पर उसे उसके गांव के दोस्त विष्णु और बल्ले मिल गए थे। विष्णु सरकारी स्कूल में संविदा शिक्षक बन गया था। मनोज को देखते ही विष्णु बोला, क्यों मनोज आ गया? कब तक बनेगा डिप्टी कलेक्टर? बहुत साल हो गए अब तो। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि गांव में प्रवेश करते ही उसे इस तरह का ताना सुनना पड़ेगा। उसने विष्णु को समझाते हुए कहा, हो जाएगा विष्णु, समय लगता है। पर विष्णु 12th फेल मनोज का स्तर जानता था। विष्णु मानता था कि मनोज सिर्फ मौज मस्ती के लिए ग्वालियर में रह रहा है। उसकी नज़र में मनोज को शहर की हवा लग चुकी है। तू मुझे पागल नहीं बना सकता, मैं जानता हूं तुझे और तेरी पढ़ाई को। विष्णु को मनोज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मनोज अपने दोस्तों से बिना कुछ कहे अपने घर की ओर बढ़ गया। पिता कमरे के बाहर बरामदे में अपने कागज लिए बैठे थे। दीपक कहीं बाहर गया हुआ था। माँ पड़ोस में चर्चा के लिए गई थी। छोटी बहन रजनी ने मनोज को देखा तो दौड़कर भैया के गले लग गई। पिता के पास पहुंचकर मनोज ने उनके पैर छुए और जमीन पर बैठ गया। पिता ने उसे देखते हुए कहा, कब आया? मनोज के जवाब का इंतजार किए बिना पिता ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। अब वे फिर मेरा ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं। देखें कैसे करते हैं। मैं सबकी खटिया खड़ी कर दूंगा। क्या समझता है डिप्टी डायरेक्टर, बेईमान साला। 1 साल से पिता की नौकरी व्यवस्थित चल रही थी, पर मनोज समझ गया कि पिता विश्राम के बाद फिर से जंग के लिए तैयार हो गए हैं। कभी भी वह फिर से सस्पेंड हो सकते हैं। मनोज ने आज पहली बार अपने पिता से घर की अर्थव्यवस्था को ठीक बनाए रखने की विनती की। पापा 2-3 साल ठीक से नौकरी कर लो, मेरी पढ़ाई चल रही है। दिल्ली जाऊंगा कोचिंग के लिए। दिल्ली में पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस तरह की विनतियों का असर पिता पर कभी नहीं हुआ। पिता बोले, तू जानता नहीं है इन लोगों को, बहुत हरामी है, मैं सबको ठीक कर दूंगा। मनोज समझ गया कि संकट बढ़ने वाला है। पिता फिर से संघर्ष के मूड में आ चुके हैं। अब उन्हें किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता। किसी भी दिन खबर आ सकती है कि पिता सस्पेंड हो गए। दूसरी तरफ दिल्ली जाए बिना सिलेक्शन नहीं होगा। आईएएस प्रीलिम्स ग्वालियर से निकल सकती है, पर मुख्य परीक्षा के लिए दिल्ली जाना जरूरी था। मनोज अगले दिन मां से 2000 रुपये लेकर वापस ग्वालियर चला गया। रास्ते भर वह सोचता रहा कि वह व्यर्थ ही इतने बड़े सपने देख रहा है। आईएएस, श्रद्धा, पीएससी। उम्मीद के साथ गांव जाने वाला मनोज लौटते समय अपने साथ नाउम्मीदी और हताशा लेकर ग्वालियर लौट रहा था। योगिता की दीदी की शादी में जाने के लिए पांडे और मनोज तैयार हो गए। अश्विन के पास लाल रंग की मारुति कार थी। पांडे अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कार से प्रेमिका के यहाँ जाना चाहता था, इसलिए पांडे ने शादी में जाने के लिए अश्विन को भी तैयार कर लिया। शादी के सुस्वादु भोजन के बदले अपनी कार ले जाने के लिए अश्विन तैयार हो गया। पांडे, मनोज और अश्विन तीनों शादी में पहुंच गए। योगिता ने तीनों मेहमानों का स्वागत किया। पांडे आज योगिता के सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। वह अपनी पसंद पर गर्व कर रहा था। उसने अश्विन को कोहनी मारते हुए कहा, देखो अश्विन, योगिता कितनी सुंदर है। अश्विन स्पष्ट उद्देश्य से आया था। उसे इन बेकार की बातों में कोई रुचि नहीं थी। उसने व्यर्थ समय बर्बाद नहीं किया। वह खाने का स्टॉल ढूंढने लगा और अपनी प्लेट सजा के पांडे के पास आकर खड़ा हो गया। अश्विन ने कहा, पांडे, मटर पनीर बहुत अच्छा बना है, तुम भी प्लेट में ले लो। ज़्यादा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, चलकर पढ़ना भी है। अश्विन ने पांडे को इस रोमांटिक मौके पर पढ़ाई की याद दिला दी, पर पांडे की भूख प्यास मर चुकी थी। पढ़ाई वह भूल चुका था। वह चारों तरफ चहकती हुई, मुस्कुराती हुई योगिता को ही देख रहा था।
योगिता कभी मेहमानों से बात करती, कभी किसी बात पर हंसती दिखाई देती। उत्सव और सौंदर्य के इस माहौल में मनोज को श्रद्धा की याद सताने लगी। एक प्रेमी अपनी दूरस्थ प्रेमिका को याद कर रहा था, दूसरा प्रेमी अपनी निकटस्थ प्रेमिका को निहार रहा था। पांडे इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि योगिता उसी के कारण आज बेहद खुश है। अश्विन के मुंह में कड़ी और चावल भरे हुए थे। वह पांडे की बात पर हंसना चाहता था, पर इस डर से चुप रहा कि हंसने से उसके मुंह से कड़ी चावल गिर जाएंगे। अश्विन ने चाशनी वाले गरम गुलाब जामुन का आनंद लेते हुए पांडे से कहा, योगिता तुम्हारे कारण नहीं चहक रही है पांडे, वो काले कोट में तुमसे लंबा और सुंदर लड़का खड़ा है ना, उसके कारण चहक रही है। पांडे और मनोज ने देखा कि योगिता एक स्मार्ट लड़के से हंस हंस कर बात कर रही है। बात करते करते कभी योगिता शर्मा जाती तो कभी मुस्कुरा जाती। अश्विन का खाना पूरा हो गया था, पर अभी कॉफी बची हुई थी। अश्विन कॉफी पीने लगा। उसने कॉफी पीते हुए फाइनल निर्णय सुनाया, पांडे तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं है। तुम्हारी योगिता ने तुमसे ज्यादा स्मार्ट और संभावनाशील लड़का ढूंढ लिया है। चलो अब चलकर पढ़ाई करते हैं। पांडे अब तनाव में था। उसने चिढ़कर कहा, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, मैं खुद पता लगाता हूँ। मनोज रोकता रहा, पर पांडे वहां पहुंच गया जहां योगिता उस लड़के से बात कर रही थी। मनोज को डर था कि पांडे कहीं कोई बवंडर ना कर दे। मनोज ने अश्विन से कहा, यह पांडे कहीं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे योगिता से। मनोज पांडे का साथ देने उसके पीछे पीछे चला गया। योगिता के पास पहुंचकर पांडे योगिता को परखने के उद्देश्य से बोला, योगिता अब हम लोग चलते हैं। जब तक योगिता कुछ बोलती, मनोज ने योगिता के साथ खड़े लंबे और स्मार्ट लड़के से हाथ मिलाकर कहा, हेलो मैं मनोज। लड़के ने भी विनम्रता से मनोज से हाथ मिलाया, हेलो मैं शशांक। योगिता ने शशांक का परिचय दिया, ये शशांक हैं, जीजाजी के रिश्तेदार, इंग्लैंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पांडे समझ गया कि इस लड़के के सामने वह कुछ भी नहीं है। शादी की लाइटिंग और चकाचौंध में पांडे का चेहरा फीका पड़ गया। पांडे समझ गया कि योगिता अब इस लड़के से ही प्यार करेगी। उसे अपनी हार एकदम सामने दिखाई देने लगी। इस हार से पांडे बुझ गया। मनोज पूरी तरह कंफर्म करना चाह रहा था कि वास्तविकता क्या है। मनोज ने योगिता से कहा, योगिता शशांक अच्छा लड़का है। योगिता मनोज का कथन और उसका आशय समझ गई थी। उसने मनोज से बड़ी उत्सुकता में पूछा, सच में? मनोज ने पूरी जांच पड़ताल के उद्देश्य से योगिता से कहा, योगिता इंग्लैंड जाकर हम लोगों को भूल मत जाना। योगिता शर्मा गई। उसने अपना सर केवल ना के इशारों में हिलाया, जिसका अर्थ था कि वह इंग्लैंड जाकर इन दोनों को नहीं भूलेगी। अब यह बात पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका था कि योगिता अब पांडे की नहीं रही। योगिता ने मनोज से कहा, आप लोग खाना खाकर जाइएगा। योगिता की नजरें पांडे से बच रही थी। मनोज ने सच उगलवा लिया था। पांडे वहीं खड़ा था। उसके पैर और दिमाग पत्थर हो गए थे। योगिता ने पांडे की तरफ देखा भी नहीं। वह दूसरी तरफ चली गई। अश्विन ने देखा कि अब पांडे और मनोज अकेले हैं तो वह लपक कर आ गया। मनोज ने अश्विन से कहा, पांडे का खेल खत्म। तुम सही थे अश्विन, योगिता उस इंग्लैंड वाले लड़के से प्यार करती है। अश्विन ने पांडे से व्यंग में कहा, पांडे अब चलें या खाना खाकर जाओगे? एमए हिंदी में लात मारकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ तुम्हारी प्रेमिका निकल ली इंग्लैंड। पढ़ लो, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। मनोज ने पांडे से कहा। पांडे खाना खा लेते हैं, देर हो रही है। पांडे अश्विन से कुछ नहीं बोला था, पर उसके भीतर आग लगी हुई थी। उसे योगिता पर क्रोध आ रहा था। योगिता से कुछ कहने की हिम्मत पांडे की नहीं थी, इसलिए पांडे मनोज पर फट पड़ा। जिस दिन श्रद्धा तुम्हें छोड़कर जाएगी उस दिन खा लेना तुम खाना। तुम्हें क्या करना मुझसे? तुम्हें तो श्रद्धा की याद आ रही होगी। जाओ तुम श्रद्धा को फोन कर लो। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पांडे ने अपने लुट चुके प्यार का गुस्सा मनोज पर उतार दिया। मनोज समझ गया था कि इस समय पांडे से कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं है। अश्विन पांडे को दूर खींच ले गया। मनोज वहीं खड़ा रहा। लुटा प्रेमी पांडे कंफ्यूजन में था कि खाना खाएं या नहीं। उसे पता था कि आज पीली कोठी में भी उसे खाना नहीं मिलेगा, इसलिए उसने भूख से समझौता नहीं किया। भरपेट खाना खाने के बाद तीनों कार से पीली कोठी चल दिए। पेट में भोजन जाने के बाद पांडे में फिर से दुखी होने की ताकत आ गई। वह दुखी मन से सड़क पर देखने लगा।
पांडे की रोने की इच्छा होने लगी, पर रोने के लिए कार उसे उपयुक्त नहीं लग रही थी। अश्विन ने दोनों प्रेमियों से कार चलाते हुए कहा, कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए प्रेमिकाएं कुतियाएं होती हैं, जिन्हें शुरुआत में ही लतिया देना चाहिए, नहीं तो ये बहुत परेशान करती है। अश्विन ने प्रेम और प्रेमिका के बारे में अपना विचार दोनों प्रेमियों को बता दिया। दोनों प्रेमी अश्विन की बात से सहमत नहीं दिखे तो अश्विन ने अपनी बात आगे बढ़ाई। और प्रेमी कुत्ते होते हैं जो उनके पीछे पढ़ाई छोड़कर लपलपाई जीव निकालकर भागते रहते हैं। क्यों पांडे? अश्विन ने पांडे को कुत्ता कह दिया था और अश्विन उसकी सहमति भी पांडे से ही चाहता था। पांडे जोर जोर से बोलने लगा, हाँ मैं कुत्ता हूँ मैं कुत्ता। इतना कहकर पांडे फूट फूट कर रोने लगा और वह अश्विन से लिपट गया। अश्विन को इस लिपटने से कार चलाने में असुविधा हो रही थी। उसने पांडे को अपने से अलग किया और कहा, पांडे कार चलाने दो, नहीं तो घुस जाएगी किसी में। अभी प्रेमिका से हाथ धोया है, जान से भी हाथ धोना पड़ेगा, हटो अलग। दोस्तों, आप देख रहे हैं 12th फेल बुक की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।